दोस्तों, आप लोग हर तरह की मूवीज देखना पसंद करते हो, लेकिन जिनमें से आप लोगों को कुछ ही मूवीज अपनी ओर आकर्षित करती हैं और उन्हीं में से आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं साउथ की एक और जबरदस्त कहानी, जो कि कांतारा तोमर जैसी मास्टरपीस मूवी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। और इस बेहतरीन मूवी का नाम है कलिंगा, जो कि हाल ही में साउथ में रिलीज हुई है और काफी ज्यादा चर्चा में भी है। तो आइए दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही ढेर सारा प्यार भी दीजिएगा, जिससे मुझे काफी अच्छा लगता है। तो मूवी की शुरुआत होती है हिरण्यकश्यप के वध से, जिसे मारने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार रूप धारण किया था। हिरण्यकश्यप के वध के दौरान नरसिंह भगवान का क्रोध अपने चरम सीमा पर था, जिसे देखकर देवता भी डरने लगे। इसलिए मदद की गुहार लगाने के लिए देवता शिव महादेव के पास पहुँचे और महादेव ने अपने काल भैरव को भेजा, मगर नरसिंह भगवान के क्रोध का सामना काल भैरव न कर सके और वह भगवान नरसिंह को रोकने में नाकाम रहे। तो भगवान शिव ने सर्व अवतार धारण किया, जो आधे पक्षी और आधे शेर की तरह थे। इसे देखकर भगवान नरसिंह और क्रोधित हो गए और उन्होंने गेंडा वैरुंडा अवतार ले लिया, जो दो मुंह वाले पक्षी की तरह था। उन दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, जो बहुत दिनों तक चला। सृष्टि के दोनों महासंचालक जो युद्ध में व्यस्त थे, इसी मौके का फायदा उठाकर बुरी शक्तियों ने अपना सर उठाना चालू कर दिया। यह देखते हुए देवी आदि पराशक्ति ने माँ प्रतंगिरा देवी का अवतार धारण किया और भगवान विष्णु के क्रोध को अपने सर पर मुकुट रूप में धारण कर लिया। इससे भगवान विष्णु की क्रोधांगनी शांत हुई और प्रतंगिरा देवी ने उसी क्रोधांगनी से जो भी बुरी शक्तियां उस समय आई थी उन्हें खत्म कर दिया। यहाँ माँ प्रतंगिरा काले जादू को रिवर्स करने की क्षमता भी अपने अंदर रखती हैं। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं इस कहानी की ओर, जिसकी शुरुआत 1922 में रुद्रगिरी नाम के एक गाँव से होती है। यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो अपनी पत्नी मल्ली से खाना लगाने के लिए बोलता है। अब जब यह दोनों खाना खा रहे होते हैं तभी अचानक मल्ली को ऐसा लगता है जैसे उसे कोई बुला रहा हो। यही देखने के लिए मल्ली बाहर जाती है, लेकिन जब काफी देर तक वह वापस नहीं आती तो यह आदमी खुद बाहर जाकर मल्ली को ढूंढने लगता है और तभी उसे झाड़ियों के पीछे से आवाज आती है और वह देखता है कि मल्ली अपने हाथ को काट कर खा रही है, जिसे देखकर यह बुरी तरह से डर जाता है और डर कर वहाँ से भाग जाता है। और दूसरे सीन में हमें उसी गाँव का एक आदमी दिखाया जाता है, जिसे साइकिल पर चलते चलते एक अजीब सी धुन सुनाई देती है, जो बेहद ही डरावनी होती है। उस धुन को सुनते ही वह साइकिल से उतरकर एक पेड़ पर अपना सर पटक पटक कर खुद को खत्म कर लेता है। अब इस आदमी ने खुद को इतनी बुरी तरह से क्यों मारा, यह हम आगे जानेंगे। इस तरह अगली रात जब एक आदमी सेविंग कर रहा होता है तो उसे अपना उत्साह कहीं नजर नहीं आता और तभी हम एक बच्ची के हाथ में उसका उत्साह देखते हैं, जो उससे अपना कान काट कर खाने लगती है। दोस्तों यह सीन सच में आपको हिलाकर रख देगा। अब इन सभी घटनाओं से परेशान गाँव वाले अपने गाँव के राजा के पास मदद के लिए जाते हैं और कहते हैं कि लगता है हमारे गाँव में कोई बुरी आत्मा का साया है, लोग खुद ब खुद अपनी जान ले रहे हैं। जिस पर राजा कहता है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं जल्दी इसका कुछ करता हूँ। इसके बाद यह राजा मदद मांगने के लिए अपनी माँ के पास पहुँचता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा बूढ़ी लग रही होती है और बिस्तर पर लेटी होती है और इसकी उम्र भी तकरीबन 100 साल या उससे ज्यादा रही होगी। यह जमींदार अपनी माँ को गांव में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में बताता है। यह सुनकर उसकी माँ अपने परिवार की एक कहानी बताने लगती है। अब यह कहानी क्या है वो हमें बाद में पता चलेगी। इसके बाद राजा की माँ एक बड़े संदूक की ओर इशारा करते हुए कहती है कि गाँव की सभी समस्याओं का हल इसी संदूक में है। अब राजा जैसे ही उस संदूक को खोलता है तो उसे उसमें से एक बॉक्स मिलता है। फिर हम राजा को यह कहते हुए सुनते हैं कि जो वचन दिया गया था अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। इसके बाद राजा अपनी सारी धन दौलत और परिवार सब कुछ छोड़कर इसी बॉक्स के साथ एक घोड़े पर बहुत सारा सामान लाद कर कहीं गायब हो जाता है। यानी वह अब यहाँ से अपनी एक नई जर्नी शुरू करता है। राजा के गायब होते ही उसकी माँ भी अपने प्राण त्याग देती है। शायद वह उसे यही राज बताने के लिए अभी तक जीवित थी। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें कुछ लोगों को एक बॉडी के साथ दिखाया जाता है। यह एक बूढ़े आदमी के जरिए हमें पता चलता है कि इस गाँव में जिस किसी की भी मृत्यु होती है तो यह लोग उसे ना तो जलाते ना ही दफनाते, बल्कि उसे गांव के ही बाहर जाकर नेचर को अर्पित कर देते हैं। दरअसल इस गांव के बाहर एक बॉर्डर लाइन बनी होती है। यह बूढ़ा आदमी सभी से कहता है कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही हमें वहां से वापस आना होगा। इसके बाद सभी लोग गांव के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। गांव के बॉर्डर को 2 पेड़ों से लॉक किया हुआ था। उन पेड़ों पर हल्दी भी लगी हुई थी। वो गाँव वाले उस बॉडी को रखकर जल्दी से अपना कुछ रिचुअल्स करके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी सब लोगों से कहता है कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। अब वो लोग जल्दी से बिना मुड़े वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई अचानक इस बॉडी को घसीट के जंगल के अंदर ले जाता है और उसे खाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है लिंगा, जो इस मूवी के हीरो होने के साथ साथ डायरेक्टर भी है। खैर यह लिंगा अनाथ होता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर लोकल दारू का व्यापार करता है। वही हमें गाँव के एक जमींदार पटेल को दिखाया जाता है। अब एक दिन एक दूसरे गाँव का आदमी पटेल के पास आकर अपनी जमीन के कागज मांगने लगता है, क्योंकि कुछ समय पहले उसने अपनी जमीन को
गिरवी रखकर पटेल से कुछ पैसे उधार लिए थे जो वो लौटाने आया था। उसे देखकर पटेल कहता है कि अरे भाई इतनी दूर से आए हो, पहले थोड़ा आराम तो कर लो। थोड़ी देर बाद जब वह आदमी खाना खाकर वापस अपने कागज पटेल से मांगता है तो पटेल कहता है कि पैसे तो तूने दिए लेकिन मैं तेरी जमीन तुझे वापस नहीं दे पाऊंगा। यह कहकर पटेल उसे वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। वही हमें गाँव में एक फेस्टिवल होते हुए दिखाया जाता है जो वहाँ की कुलदेवी प्रतंगिरा माता का उत्सव है। फिर हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो गाँव के बाहर के थे और यहाँ अपने किसी रिश्तेदार के पास आए हुए थे। वो वापस जा ही रहे होते हैं कि तभी उनका रिश्तेदार उन्हें रोक देता है और उसे गांव के रिचुअल बताने लगता है। वो उनसे कहता है कि यह समय देवी पूजा का है, इस गांव के बाहर जाना सेफ नहीं है। और वो उनसे यह भी कहता है कि आज रात गांव में एक रिचुअल भी है, उसके बाद भले तुम लोग चले जाना। फिर हम रात को दो आदमियों को देखते हैं जिनमें एक के हाथ में मसाल थी, वही दूसरे के मुंह में गोश्त का एक टुकड़ा और सर पर टोकरी जिसमें लाल अनाज जैसा कुछ था, जिसे वह पूरे गाँव में बिखराते हुए जा रहे थे। यही इस गाँव की रिचुअल था जो हर अमावस की रात को गांव में हुआ करता था और इस दौरान किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद हमें लिंगा को दिखाया जाता है जिसके माँ बाप बचपन ही गुजर गए थे। तब से ही गांव के एक आदमी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। लिंगा गांव में अपने दोस्त के साथ घूम रहा होता है, तभी उसे गांव में पट्टू दिखाई पड़ती है। वो उसके बचपन का प्यार है और वो उससे शादी करने के लिए प्रपोज करता है, पर पट्टू मना कर देती है। जब रात को लिंगा सो रहा होता है तो उसे सपने में एक घोड़ा, एक तलवार, प्रतंगिरा देवी की मूर्ति, लाल दानव जैसी आंखें, एक अजीब सा क्रेचर और एक स्केलेटन भी दिखाई देता है जिसे देखकर वो डर के मारे नींद से उठ जाता है। इस तरह के सपने उसे बचपन से ही आ रहे होते हैं जब वह बहुत छोटा था तब से, लेकिन वह इस सब के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। अगली सुबह हमें एक प्रेग्नेंट औरत को दिखाया जाता है जो अपनी छोटी सी बेटी के साथ कहीं जा रही होती है और उसकी बेटी आगे आगे भाग रही होती है। खेल खेल में वह छोटी बच्ची उससे बहुत आगे निकल जाती है और खो जाती है। बच्ची को ढूंढते ढूंढते वो औरत गाँव के बॉर्डर के पास पहुँच जाती है। तभी वह बूढ़ा आदमी उसे देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। तब वो कहती है कि मैं अपनी बच्ची को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। वो बूढ़ा आदमी उस औरत से कहता है कि कुछ भी हो जाए बॉर्डर क्रॉस मत करना, पर वह औरत नहीं मानती और अपनी बच्ची को ढूंढने के चक्कर में बॉर्डर को क्रॉस कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद हमें उसी छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो बॉर्डर के इस पारी थी। वो भी बॉर्डर को क्रॉस करने ही जा रही थी कि तभी वह बूढ़ा आदमी उसको ऐसा करने से रोक लेता है और सोचता है कि अगर यह बच्ची यहाँ है तो इसकी माँ कहाँ गई। तभी हमें उस प्रेग्नेंट औरत को दिखाया जाता है जिसका मिसकैरेज हो चुका था और उसकी बॉडी को भी कोई अजीब सा क्रेचर खींचकर जंगल के अंदर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें उस जमींदार पटेल के छोटे भाई बली से रूबरू कराया जाता है। यह एक नंबर का ठगी और नशेबाज है जो इसकी शक्ल देखकर भी पता चलता है। यह पैसों और पावर के दम पर चूर है और अक्सर गांव के गरीब घरों की औरतें और बेटियों को मोलेस्ट करता रहता है। पटेल और बली दोनों भाइयों ने मिलकर गाँव के लोगों का जीना दुश्वार करके रखा हुआ है। अभी भी यह बली उस छोटी बच्ची को जो बूढ़ा आदमी अपने साथ ले जा रहा था उसे जबरन उठाकर ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर पट्टू भाला लेकर बीच में आ जाती है, उस लड़की को बचा लेती है और यहाँ बली भाला देखकर पीछे हट जाता है। वहीं जब यह बातें उसके बड़े भाई पटेल को पता चलती है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है कि आज एक लड़की ने हमें डराया है, कल पूरा गाँव हमें डराए नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर इस गाँव का कोई भी मर्द हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसे मारना होगा और अगर कोई औरत ऐसा करेगी तो उसकी इज्जत नहीं बचेगी। इधर बली भी पट्टू से अपना बदला लेना चाहता था तो रात को मौका देखकर वो पट्टू को उसके घर के बाहर से उठा लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसी समय वहाँ पर लिंगा वहाँ से गुजर रहा था तो यह सब देखकर बली को बहुत मारता है और पीट पीट कर उसे वहाँ से भगा देता है और पट्टू को बचा लेता है। और हर मूवी की तरह इन गुंडों से बचाने की वजह से पट्टू इम्प्रेस हो जाती है और फाइनली लिंगा को प्रपोज कर देती है, जिसके बाद इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। अब सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें एक साध्वी को दिखाया जाता है जो प्रतंगिरा देवी की उपासक होती है। कुछ लोग उसके पास एक लड़की को लेकर आते हैं जो बुरी शक्ति से पजस थी। उसको देखकर वह साध्वी से कहती है कि ग्रह नक्षत्रों का यह समय उचित नहीं है, इस समय बुरी शक्तियाँ चारों ओर अपने पांव फैला रही हैं। इसके बाद साध्वी उस लड़की को अपने मंत्रों से ठीक कर देती है और हमें पता चलता है कि यह साध्वी हमेशा गांव वालों को बुरी शक्ति से बचाती है। इधर लिंगा अपनी प्रेम कहानी के अंतिम पन्नों को पूर्ण करने के लिए मतलब शादी का हाथ मांगने के लिए पट्टू के पापा के पास जाता है। वो उससे कहता है कि पट्टू की शादी में उस आदमी से करवाऊंगा जिसके पास अपनी जमीन और जायदाद होगी, तुम्हारे पास दारू के अलावा है ही क्या। इस बात को सुनकर लिंगा कहता है कि उसके पास उसके पुरखों की 2 एकड़ जमीन है जिसका वह इकलौता वारिस है। इस बात को सुनते ही पट्टू के पिता उससे कहते हैं कि वह जमीन तो तुम्हारे दादा के जमाने से जमींदारों के पास गिरवी रखी है, पहले अपनी जमीन छुड़वाओ फिर शादी के सपने देखना। इसके बाद लिंगा अपने दोस्तों के साथ बैठकर यही सोचने लगता है कि पटेल तो इतनी आसानी से जमीन नहीं देगा, लेकिन फिर भी उसे पट्टू के लिए यह सब करना होगा। खैर अगली सुबह लिंगा कुछ लोगों को लेकर जमींदार पटेल के घर जाता है और उससे अपनी जमीन के कागजात
कागजात मांगता है। पटेल कहता है कि तुम्हारे दादा ने वो जमीन यहाँ पर गिरवी रखी थी, ना तुम्हारे दादा उसे चुका पाए, ना तुम्हारे बाप और ना तुम, ऐसे कैसे जमीन दे दूं। लिंगा गुस्से में कहता है कि पटेल साहब, मुझे अच्छे से पता है कि कर्जा कब का पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी आप जमीन नहीं दे रहे हो। वही हम साइड में बली को भी खड़ा हुआ देख पाते हैं और फिर लिंगा और बली के बीच तकरार हो जाती है। तभी पटेल लिंगा से कहता है कि ठीक है, तुम्हें जमीन चाहिए तो तुम्हें 2 एकड़ जमीन के बदले 4 एकड़ जमीन दूंगा, पर गाँव के बाहर वाली। और लिंगा इस चीज के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद पटेल कागज पर साइन कर देता है और लिंगा कागजात लेकर गाँव वालों के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बली पटेल से कहता है कि भैया उसे आपने ऐसे ही क्यों जाने दिया, उसे तो जान से मार देना था। पटेल कहता है कि वो गरीब जरूर है पर पूरा गांव उसके साथ है, और वैसे भी जो जमीन मैंने उसे दी है वो साबित है, वो वहाँ जाएगा तो खुद मर जाएगा। कभी कभी जोश की जगह होश से काम लेना चाहिए। अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने गलती से बॉर्डर को क्रॉस कर लिया होता है। तभी हम एक अनजान शक्ति को इस आदमी के पास आता हुआ देखते हैं, जो उस आदमी पर टूट पड़ती है, जिसके कुछ देर बाद ही हमें उस आदमी का कटा हुआ सिर जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है और कोई क्रेचर उस बॉडी को चीर फाड़ कर रहा होता है और इसके इंटरनल ऑर्गन्स को इधर उधर फेंक रहा होता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक दिन लिंगा अपने दादाजी के साथ उस जंगल में जाता है और वहाँ पर अचानक उसके दादाजी गायब हो जाते हैं। लिंगा उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है और तभी उसे अपने दादाजी की बॉडी एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई देती है, और यही वो सपना है जो आज तक लिंगा को बार बार आता रहता है। खैर, अभी प्रेजेंट में 4 एकड़ जमीन के बारे में सुनते ही पट्टू के पापा शादी के लिए राजी हो जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। सब काम होने के बाद एक दिन लिंगा अपने दोस्तों से उस प्रॉपर्टीज पर विजिट करने की बात करता है। जब पट्टू मंदिर से वापस आ रही होती है तभी वहाँ पर साध्वी उससे कहती है कि तुम्हारे पति की जान को खतरा है, उसके ऊपर राहु और मंगल का अशुभ योग है। यह सुनकर पट्टू घबरा जाती है और रात को जब लिंगा घर लौट रहा था तो पट्टू उससे कहते हैं कि उस प्रॉपर्टीज पे मत जाओ, वहाँ जो भी गया है वह लौट कर कभी वापस नहीं आया। तब लिंगा उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अगली सुबह लिंगा और उसका दोस्त गाँव की बॉर्डर को क्रॉस करके आगे जाने लगते हैं। यह जंगल को एक्सप्लोर करते हुए एक झील को पार करके आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी दोनों को बहुत सारे मानव कंगाल और हड्डियां दिखाई पड़ती हैं। यह देखकर लिंगा का दोस्त कहता है कि चलो भाई यहाँ से वापस चलते हैं, लेकिन लिंगा अपने दोस्तों को मना लेता है और फाइनली इनको वहाँ जमीन मिल जाती है। लेकिन यह तो बस नाम के लिए जमीन थी, असल में यह एक घना जंगल था। यह देखकर लिंगा का दोस्त कहता है कि यह है तुम्हारी 4 एकड़ की जमीन, अब तुम्हें जो करना है कर लो। लिंगा कहता है कि मैं जरूर कुछ न कुछ करूंगा। और रात होते ही यह दोनों कैंप लगाकर वहीं एक वाटरफॉल के पास रुकते हैं और यही सोचते रहते हैं कि आखिर इस जमीन का क्या करना चाहिए। अब दोस्तों, आपके मन के समंदर में एक सवाल जरूर हिलोर मार रहा होगा कि जब बॉर्डर क्रॉस करते ही सब मारे जाते हैं तो यह दोनों अब तक कैसे जिंदा हैं? तो इसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिलेगा। अगली सुबह जब लिंगा का दोस्त सोकर उठता है तो देखता है कि लिंगा वहाँ पर नहीं है। वो लिंगा को सब जगह ढूंढता रहता है और आखिरकार थोड़ी देर बाद उसे लिंगा मिल जाता है, जो एक पेड़ के सहारे बैठकर बीड़ी पी रहा होता है। खैर, बातों ही बातों में लिंगा अपने दोस्त को बताता है कि इस जमीन के अलावा भी उसका यहाँ आने का एक बहुत बड़ा मकसद है। दरअसल लिंगा जानता था कि जो सपने वह बचपन से देखता हुआ आ रहा है उनका क्या मतलब है, और जब वह बचपन से अपने दादाजी के साथ यहाँ आया था तो उनके साथ आखिर में ऐसा क्या हुआ था, उनको किसने मारा था। वहीं दूसरी ओर बली अपने भाई के पास आकर कहता है कि मैंने पहले ही कहा था उस लिंगा को मार दो, 3 दिन हो चुके हैं और उसका कोई अता पता नहीं है। पटेल कहता है कि तुम फिक्र मत करो, 3 दिन क्या 30 दिन भी हो जाएंगे तब भी वह नहीं आएगा। यहाँ से आज तक कोई नहीं आया, या भी नहीं आएगा। यह सुनकर बली रात को पट्टू के पास जाता है और कहता है कि अब तो तेरा पति आएगा ही नहीं, उसके बदले में ही आ जाऊंगा। अब पट्टू गुस्से में बली को डरा धमका कर वहाँ से भगा देती है। वहीं दूसरी तरफ जब लिंगा सो रहा होता है तो उसके पास पट्टू आती है और कहती है कि लिंगा जल्दी उठो, वो आ रहा है और हमको भी मार देगा। लिंगा को कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पट्टू यहाँ पर कैसे आ गई और कौन आ रहा है मारने के लिए, और पट्टू उसे कहाँ ले जा रही है। तभी थोड़ी दूर जाकर पट्टू अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। यह देखकर लिंगा जोर से चीखने लगता है, क्योंकि असल में यह भी उसका कोई वहम ही था। दूसरे दिन लिंगा का दोस्त फिर से लिंगा को ढूंढने लगता है। तभी उसे लिंगा एक जगह खड़ा हुआ दिखाई देता है। वह गुस्से में पूछता है कि यार तुम हर रात कहाँ निकल जाती हो, और लिंगा यहाँ उसे पूरी बात बताता है कि वह यहाँ अपने दादाजी का बक्सा ढूंढ रहा है जो सालों पहले यहाँ गिर गया था, क्योंकि जब वह छोटा था तब उसके दादाजी ने उससे कहा था कि लिंगा जब भी तुम्हारी लाइफ में कोई समस्या हो तो उसका समाधान तुम्हें इस बक्से में मिल जाएगा। और इसी बक्से को मैं यहाँ हर रोज जंगल में आकर ढूंढ रहा था। तभी एक दिन उसे एक बक्सा मिल जाता है जिसके अंदर एक प्राचीन किताब थी जिसको लिंगा पढ़ता है और हमें इस गाँव के राजा के बारे में पता चलता है। दरअसल 18वीं शताब्दी में रुद्रगिरी पर कभी महाराज रण शंभू राज किया करते थे। वो जब भी अपने से समृद्ध राज को देखते थे तो उस पर अटैक करके उसे लूट लेते। एक दिन उनकी नजर कलिंग राज पर पड़ी। राजा रणशंभू ने कलिंग
के साथ भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, पर कभी कलिंग को वहाँ से जीत नहीं पाए और एक लड़ाई में उनकी मौत हो गई। उसके मरणोपरांत उसके पुत्र वेलु को रुद्रगिरी का राजा बनाया गया। उसने अपने पिता की अधूरी इच्छा को पूरा करने का निर्णय लिया और वह कलिंग को हराने की योजना को बनाने में लग गया। उसे समझ आ गया कि कलिंग जैसी शक्ति को सीधे युद्ध करके नहीं हराया जा सकता, इसलिए वेलु ने काली शक्तियों का सहारा लिया। उसने काली शक्तियों से असुरदक्षी नाम के राक्षस का निर्माण किया और उसकी सहायता से कलिंग पर विजय प्राप्त करके वहाँ का सारा सोना लूट कर यहाँ से ले गया। पर उसे यह नहीं पता था कि प्रतंगिरा माता की कलिंग राज की कुल देवी है और वहाँ की धन संपदा उनकी कृपा है। खजाने को गलत तरीके से चुराने से देवी माँ प्रतंगिरा नाराज हो गई और वेलु का काला जादू उसकी प्रजा और उस पर ही उल्टा पड़ गया। उसकी प्रजा उसके सैनिक अपनी बॉडी पार्ट्स को काट कर खाने लगे और दक्षी भी वेलु के कंट्रोल से बाहर हो गया और उनके लोगों को ही मार कर खाने लगा। उसको दोबारा कंट्रोल करने के चक्कर में वेलु को भी अपने प्राण गंवाने पड़े। दक्षी सबको मारते हुए रुद्रागिरी की ओर बढ़ने लगा। तभी वेलु की पत्नी शकुंतला देवी गिरी नामक ऋषि की शरण में पहुंची और उनसे इसी चीज का समाधान पूछने लगी। ऋषि ने कहा कि यह सब तुम्हारे पति के किए गए पाप हैं, यह सब तो तुमको भोगना ही पड़ेगा, इससे अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यह सुनकर शकुंतला रोने लगती है और कहती है कि मेरे पति के पापों की सजा मासूम लोग भुगत रहे हैं, कृपा करके समाधान बताइए। तब जाकर ऋषि कहते हैं कि तुम्हें देवी की आराधना करनी होगी, तुमको गांव के बाहर प्रतंगिरा देवी का मंदिर बनवाना होगा। पुराणों के हिसाब से प्रतंगिरा देवी ने ही भगवान विष्णु का क्रोध शांत किया था और बुरी शक्ति का विनाश किया था। सिर्फ वही इस सब से बचा सकती हैं, जिससे प्रसन्न होकर वो रुद्रगिरी के द्वार पर एक कवच का निर्माण करेंगी जिसे दक्षी पार नहीं कर पाएगा। पर तुम्हारे पति ने बहुत बड़ा पाप किया है, इसका प्रायश्चित तुम्हें बलिदान देकर चुकाना होगा। समय आने पर तुम्हारे वंश के एक राजा को अपना राजपाट परिवार सब कुछ त्याग कर देवी की मूर्ति और खजाने को एक गुफा में ले जाकर छोड़ देना होगा और वहीं अपने प्राण त्याग देने होंगे। यही इसका एकमात्र उपाय है। लेकिन यह बात शकुंतला किसी को भी नहीं बताती। उसे पता था कि बलि या तो उसके पति को या उसके बेटे को ही देनी होगी और इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं और गांव में लगातार मौतें होती रहती हैं, जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में देखा था कि एक पार्टिकुलर दिन गांव के लोग खुद को ही खत्म कर लेते हैं और फिर एक दिन शकुंतला का बेटा अपनी माँ से इसका समाधान पूछता है तो वो उसे पूरी कहानी सुना देती है। यानी वो बूढ़ी औरत जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था वही शकुंतला थी। इसके बाद शकुंतला का बेटा गाँव वालों की भलाई के लिए उस गुफा में जाकर अपना देह त्याग देता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें लिंगा को दिखाया जाता है, जिसे इस किताब को पढ़ने के बाद अपने सपनों का मतलब समझ में आ जाता है। वह घोड़ा राजा का था जिस पर वह खजाना लाद कर ले गया था। प्रत्यंगिरा देवी की मूर्ति भी उसी गुफा में है। वो स्केलेटन उसी राजा का था और वह क्रीचर और कोई नहीं बल्कि असुर दक्षी है और उसको यह सपने इसलिए आते हैं क्योंकि वह उसी राजा का वंशज है। सालों पहले उसके दादाजी उसी खजाने की तलाश में यहाँ आए थे, लेकिन असुर दक्षी ने उन्हें मार डाला था। लिंगा यह सब अपने दोस्तों को बताता है कि यही वजह है कि मैंने वह जमीन अपने नाम करवा ली, क्योंकि मैं सालों से उस गुफा को ढूंढ रहा हूँ और अभी भी मुझे उसकी तलाश है। अब फाइनली दोनों को वो गुफा मिल ही जाती है। इसके बाद वो दोनों गुफा के अंदर जाते हैं और देखते ही कि गुफा की दीवार पर असुर दक्षी का चिन्ह बना हुआ है, अर्थात वो गुफा उसी की है और वो यही रहता है। खैर वो हिम्मत करके साथ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें राजा का खजाना और उसका स्केलेटन सब मिल जाता है। इससे पहले कि वो खजाना लेकर वहाँ से निकलते बलि अपने लोगों के साथ वहाँ जाता है। बलि लिंगा से कहता है कि मैं तो यहाँ चेक करने आया था कि तू जिंदा है या मर गया, पर तू तो जिंदा है, इसलिए मैं अब खुद तुझे अपने हाथों से मारूंगा। पर तभी वहाँ पर असुर दक्षी आ जाता है और वह बलि और उसके लोगों पर अटैक कर देता है और उनको मार कर खाने लगता है। जब वह लिंगा और उसके दोस्तों के पास आने लगता है तो लिंगा पूर्वजों की तलवार उठाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ हमें यह पता चलता है कि लिंगा कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसका जन्म पश्चिमी नक्षत्र में हुआ था और उसका जन्म असुर दक्षी के अंत के लिए हुआ था, जिसमें उसे प्रतंगिरा देवी की भी सहायता मिलेगी। फिर हम प्रतंगिरा देवी को देखते हैं जो पृथ्वी की ओर अपनी शक्ति भेजती है। इधर लिंगा अपने दोस्तों के जरिए असुर दक्षी का ध्यान भटकाता है और मौका मिलते ही असुर दक्षी को तलवार के एक ही वार से खत्म कर देता है। और इन सब के बाद उस बक्से के अंदर से उसे प्रतंगिरा देवी की मूर्ति मिलती है, जिसके बाद खजाने को लेकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लिंगा, उसका दोस्त और पट्टू काफी अमीर हो जाते हैं। हमें जाकर उस सवाल का जवाब मिल जाता है कि क्यों बॉर्डर को क्रॉस करने पर भी लिंगा और उसके दोस्त को कुछ नहीं हुआ था। दरअसल वहाँ जाने से पहले उस आदमी ने पट्टू को 2 रक्षा सूत्र दिए थे, जिसे पट्टू ने उनकी कलाई पर बांधकर उन्हें भेजा था। खैर वो तीनों अब इस गाँव को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें गाँव का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम बुरी शक्तियों को दोबारा से एक्टिव होता हुआ देखते हैं और वह साथ ही उन्हें ठीक करने में लगी हुई थी। फिर हम देखते हैं कि बुरी शक्तियों ने एकजुट होकर दक्षी जैसी एक और राक्षस बना लिया है, जिससे देवी प्रतंगिरा का ध्यान भंग हो जाता है। और इसी सीन के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस मूवी की कहानी काफी पसंद आई होगी, क्योंकि मूवी कहानी बहुत ही ज्यादा बढ़िया और इंटरेस्टिंग है, जो कि कांतारा, थुम्मर जैसी है और आप लोगों को कहीं ना कहीं जरूर पसंद भी आई होगी। तो इसी बात के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और
और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और इसी तरह की बेहतरीन मूवी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।